यहाँ ग्वाला के बारे में वो प्रोसीडिंग है कि यादव को भी वोटिंग पावर देने के पक्ष में उस समय के संविधान सभा नहीं थी, कोरी कुर्मी को भी वोटिंग पावर देने के पक्ष में नहीं थी, तो फिर अति पिछड़े और दलित की तो बात छोड़ दीजिए। वहां संविधान के प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है क्या करेंगे ग्वाला, क्या पार्लियामेंट में गाय दूहना है, क्या सब्जी और आलू और भंटा लगाना है पार्लियामेंट में कि इनको हम वोटिंग पावर दें। यानी वोटिंग पावर देने के पीछे राज था कि तथाकथित पढ़े लिखे लोग या जो जमींदार तबके के लोग हैं उनको वोटिंग पावर दिया जाए। लेकिन बाबा साहब सहमत नहीं थे। बाबा साहब का इशारा कहाँ था? बाबा साहब का इशारा था लोगों के बहुजन समाज पर, बहुजन समाज के वोट पर, बहुजन समाज की संख्या पर। बाबा साहब यह जानते थे कि आज अगर वोटिंग पावर हम इन सब लोगों को दे दिया तो संख्या का गणित भली भांति जानते थे और यह भी जानते थे कि आज नहीं तो कल वोट का राज मतलब छोट का राज आएगा। वेद जी जरा गौर करेंगे, भारत से छोड़ करके इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और कनाडा में सरस्वती जी की प्रतिमा नहीं बनती। अगर माता सरस्वती विद्या की देवी होती तो 200 विश्वविद्यालयों की सूची में भी भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। स्कूलों में भी शिक्षकों का पद रिक्त है, कई विद्यालय का अपना भवन नहीं है और आज से नहीं वर्षों से भवन नहीं है और कई विद्यालयों में तो जब जाएंगे तब प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है। महाविद्यालयों में भी करीब करीब वही स्थिति है। कुछ महाविद्यालयों में हिस्ट्री के टीचर को गणित का विभागाध्यक्ष बनाया गया है, गणित के टीचर को सोशियोलॉजी का बनाया गया है। यह हाल है मित्रों। आज आजादी के 76 वर्षों के बाद अगर शिक्षा की यही हाल रही तब बिहार को गर्त में ले जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बगल के मगध विश्वविद्यालय में जाएं, अभी एक कमेटी बनी थी सत्र को नियमित करने की, मैं भी उस कमेटी में सदस्य था। मगध विश्वविद्यालय की जब एग्जामिन कर रहे थे हम लोग रिजल्ट का और परीक्षा का, हैरत आ रही थी उस मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर, उस मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कंट्रोलर पर कि कैसे विश्वविद्यालय चल रहा है। लगता है कि बिहार में कोई माई बाप उस उच्च शिक्षा का नहीं है। आज तक भी हमारे बहुजन समाज के लोग अंबेडकर को पूरी तरह समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। कुछ पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग अंबेडकर साहब को सिर्फ दलितों के नेता मानते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि बाबा साहब अगर अपना गुरु किसी को माना तो वह कौन थे? वो महात्मा फूले थे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जाति से आते थे। उनको इस हिंदुस्तान ने, बाबा साहब, हिंदुस्तान में पहली बार बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना और उनका जो योगदान था बाबा साहब उसको प्रचार प्रसार किए। तब जाकर के महात्मा फूले आज भारत के अंदर जाने गए। नहीं तो महात्मा फूले भी एक और अन्य गुमनाम व्यक्तियों के समान दफन हो जाते अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो। इसलिए मित्रों, बाबा साहेब बहुजन की बात करते थे, 90% की बात करते थे। यह बात को समझना बहुत जरूरी है। आप अभी भी जाएंगे, आप सभी समझदार हैं। कभी अगर दिल्ली जाने का मौका मिले तो दिल्ली के पार्लियामेंट में, लाइब्रेरी में उस समय का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट का दस्तावेज रखा हुआ है, उसे पढ़ने का काम करेंगे कि किस तरह से बाबा साहब जब संविधान बना रहे थे, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जो संविधान में उपबंध या जो व्यवस्था करते थे, जो बात करते थे, उस बात को संविधान सभा के वरिष्ठ साथियों के साथ उनको गुफ्तगू करना पड़ता था। गुफ्तगू नहीं बल्कि उनको समझाना पड़ता था, कन्विंस करना पड़ता था। और वो लोग आप समझ सकते हैं कि पूर्वाग्रह से पीड़ित थे। वो चाहे गोखले थे, चाहे तिलक थे,
या इनके सरीखे जो लोग थे उस समाज में, तत्कालीन संविधान सभा के लोग, यहाँ तक कि इस वोटिंग पावर को आपको देने के लिए बाबा साहब ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपनी वीटो लगाई, कई बार संविधान सभा में इस बात को रखा, वकालत किया। यहाँ तो दलितों की बात छोड़ दीजिए, आज आजादी के 76 वर्षों के बाद भी जो पार्लियामेंट का स्वरूप देखते हैं या जो विधानमंडल का स्वरूप देखते हैं, वह स्वरूप बाबा साहब के सपनों के अनुकूल आज भी नहीं हुआ। इसलिए कहीं न कहीं हम और आप दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए, और इस बात को बाखूबी समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिखाया था, शिक्षा के बारे में भी हमारे एक विद्यार्थी कह रहे थे कि शिक्षा पर बाबा साहब ने बहुत जोर दिया था। सही कह रहे थे, बाबा साहब ने कहा था और कई दार्शनिकों ने कहा है कि दुनिया में सबसे अगर बेशकीमती कोई चीज है तो वह शिक्षा है। अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा और शिक्षित कर देते हो तो दुनिया में अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वह कर लेगा। लेकिन इस बात को समझने के लिए आज भी हम तैयार नहीं हैं। आज सरकार 33-34 वर्षों से बहुजनों की है मित्रों, लेकिन मुझे कभी कभी निराशा होती है। निराशा इस बात की होती है कि आज सरकारी विद्यालयों की, सरकारी महाविद्यालयों की जो स्थिति है, जो पढ़ाई का स्तर है, जो पठन पाठन का स्तर है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, उस पर विचार करने की जरूरत है। मैं भी गरीब परिवार से आया था और मैं बोरा लेकर के स्कूल जाता था सरकारी विद्यालय में, लेकिन उस सरकारी विद्यालय से पढ़ने के बाद पहली बार पटना में साइंस कॉलेज में पढ़ने आया, और मुझे जीवन में उस दिन जो खुशी हुई थी, जिस दिन साइंस कॉलेज का पावती पत्र मिला था एडमिशन का, उतना खुशी आज भी मुझे नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा उतना खुशी। उस दिन साइंस कॉलेज का रुतबा हम लोग जानते से आज से 40-44 साल पहले। साइंस कॉलेज जब मैं आया तब देखा कि पहली बार हम पजामा पहन करके आए थे, लेकिन सभी लोग पैंट पहनते थे। लेकिन जो हम अपना विद्यालय में पढ़े थे, हाई स्कूल में और मिडिल स्कूल में पढ़े थे, वहाँ के जो शिक्षक थे, वहाँ की जो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण थी, उससे हमको कभी दिक्कत साइंस कॉलेज में भी नहीं हुई। जबकि हमारा मीडियम वहाँ हिंदी था, यहाँ का मीडियम अंग्रेजी था। बावजूद इसके थोड़ा बहुत 1-2 महीना 4 महीना में हम प्रयास करके वहाँ तक पहुँच गए। और आज मित्रों सौभाग्य है कि उस विश्वविद्यालय में मैं पिछले 28-30 वर्षों से शिक्षण का काम कर रहा हूँ, जिस विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ने का सपना देखा था और कोई बात नहीं थी। लेकिन आज मुझे यह बात कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज सरकारी विद्यालय में पढ़ करके कोई अगर बच्चा चाहे कि सरकारी नौकरी कर ले, मुझे मुमकिन नहीं लगता। आज चाहे वह कोचिंग पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, चाहे ट्यूशन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, या प्राइवेट स्कूलों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि यह 33 वर्षों से लगातार बिहार में राज उन्हीं लोगों का है, बहुजन का है। लेकिन शिक्षा पर अगर चाहते तो आज शिक्षा का स्तर ये नहीं होता। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जहां नियोजित शिक्षक की बहाली हुई। मैं उन नियोजित शिक्षकों का विरोध नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा का मजाक बनाया गया कि डिग्री लाओ और नौकरी पाओ, डिग्री का जांच भी नहीं की गई। और आज पटना उच्च न्यायालय 8 वर्षों से पटना उच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग के द्वारा विजिलेंस जांच कर रही है, लेकिन आज भी लगभग 1 लाख शिक्षकों का फोल्डर जमा नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, उसके बारे में टाइम टू टाइम स्टडी आता है बाहर के लोगों का, चाहे वो प्रथम हो या कोई और हो। स्थिति बड़ा निराशाजनक होती है। इतनी निराशाजनक होती है कि आज बिहार को क्या हो गया। यही बिहार आज से 800-900 साल पहले
नालंदा विश्वविद्यालय पूरे भारत नहीं दुनिया को शिक्षा देने का काम करता था। और आज उस बिहार और उस भारत में क्या हो गया? उस बिहार और भारत में आज 200 यूनिवर्सिटी की सूची बनी है, दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की। वेद जी जरा गौर करेंगे, आज 200 विश्वविद्यालय की सूची बनी। भारत का, बिहार की बात छोड़ दो, भारत का एक भी विश्वविद्यालय उस वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी में नहीं है। लेकिन एक तरफ इसी भारत में माता सरस्वती की पूजा होती है, आराधना होती है, और जिसे आप विद्या की देवी कहते हो। भारत से छोड़कर के इंग्लैंड, अमेरिका, जापान और कनाडा में सरस्वती जी की प्रतिमा नहीं बनती। अगर माता सरस्वती विद्या की देवी होती तो 200 विश्वविद्यालयों की सूची में भी भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। यह चिंता का विषय है मित्रों। इसलिए शिक्षा इस भारत का कहां जा रहा है, और भारत के साथ साथ बिहार की शिक्षा, जो कभी बिहार शिक्षा में अगुआ हुआ करता था इस हिंदुस्तान में धरती पर, कई देशों के विद्यार्थी इस नालंदा में पढ़ने आते थे। लेकिन आज उस बिहार का क्या हो गया, यह बहुत चिंता का विषय है। अभी मैं सदन में एक सवाल लाया था, कॉल अटेंशन मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। राइट टू एजुकेशन की बात आप लोग करते हैं, जानते हैं। शिक्षा के अधिकार मौलिक अधिकार में जुड़ गया है, अब अधिनियम बन गया। उस अधिनियम के तहत 6 वर्ष से बच्चे लेकर के 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, अनिवार्य है निःशुल्क शिक्षा देना। लेकिन उस कानून के तहत यह भी प्रावधान है कि जितने भी, पटना नहीं पूरे बिहार में भी अधिनियम बनी है, शिक्षा करंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, बिहार में भी अधिनियम बनी। उस अधिनियम के तहत जो प्राइवेट विद्यालय है उसमें 25% गरीब बच्चों को नामांकन लेने की व्यवस्था है, और उसके बदले उसका पैसा सरकार देती है, प्रतिवर्ष रीइंबर्स करती है, प्रतिआपूर्ति के रूप में पैसा देती है। लेकिन मैंने सदन में मंत्री से पूछा कि आप ज्यादा बिहार की बात छोड़ दो, पटना जिला में कितने प्राइवेट स्कूल हैं जिसमें 25% बच्चे पढ़ते हैं, उनकी संख्या क्या है? अगर सचमुच में आप शिक्षा के प्रति गंभीर हैं तो आप पोर्टल जारी करके, आधार कार्ड लिंक करके उन गरीब बच्चों का सूची जारी करो, बिहार सरकार और स्कूल का पोल खोल जाएगा। लेकिन मित्रों, एक तरफ शिक्षा विभाग के माफिया, दूसरे तरफ स्कूलों के माफिया, दोनों के मिली भगत से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए गबन होता है। यह भी एक तरह का स्कैम है, और आज से नहीं वर्षों से यह खेल चल रहा है मित्रों। यह चिंता का विषय है। वह नुकसान किसका होता है? गरीब विद्यार्थियों का। जो प्राइवेट स्कूल में आप एक एडमिशन कराने जाते हैं तो आसानी से एडमिशन नहीं होता, लेकिन उसका 1/4 बच्चों को, गरीब विद्यार्थियों को, कानून बनी हुई है, लेकिन उस कानून का एक्सक्यूशन नहीं होता, पालन नहीं होता। इसलिए मित्रों, मैं शिक्षा की ही बात कर रहा था, जो कि आपके छात्रावास में आया हूं। तो शिक्षा जो आज, चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, आज स्कूलों में भी शिक्षकों का पद रिक्त है। कई विद्यालय का अपना भवन नहीं है, और आज से नहीं वर्षों से भवन नहीं है, और कई विद्यालयों में तो जब जाएंगे तब प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है। महाविद्यालयों में भी करीब करीब वही स्थिति है। कुछ महाविद्यालयों में हिस्ट्री के टीचर को गणित का विभागाध्यक्ष बनाया गया है, गणित के टीचर को सोशियोलॉजी का बनाया गया है। यह हाल है मित्रों। आज आजादी के 76 वर्षों के बाद अगर शिक्षा की यही हाल रही तब बिहार को गर्त में ले जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर अपने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर आप तमाम छात्रों से यह आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि शिक्षा का लक्ष्य जो बाबा साहब ने जलाया था, शिक्षा कहा था कि शेरनी का दूध है, वास्तव में शेरनी का दूध है। जो पिएगा वह दहाड़ेगा, आज जो जितना पिएगा उतना कस के दहाड़ेगा। आज उसी का प्रतिफल है कि हम और आप
कुछ बोल पाते हो। अगर शिक्षा नहीं ग्रहण किए होते तो निश्चित रूप से हम इतनी बात सदन से लेकर सड़क पर नहीं कहते। इसलिए मित्रों, आपसे आग्रह होगा कि आप शिक्षा के प्रति सचेत रहें और बीच बीच में भी शिक्षा पर गोष्ठी सेमिनार करते रहें। हम आपके साथ हैं, चाहे जो भी आप कदम उठाएंगे, हमसे जो भी बनेगा मैं आपके साथ हूं। लेकिन शिक्षा का स्तर, खास करके वंचितों को शिक्षा का स्तर को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यह नहीं कि आप पढ़ गए, कॉलेज से पास कर गए, बीए एमए कर गए, उसके बाद छोड़ दिया। आज देखिए शिक्षा का सत्र कितना अनियमित है। मात्र एक आध विश्वविद्यालयों को छोड़ दे तो बिहार में बाकी विश्वविद्यालयों की क्या हालत है। बगल के मगध विश्वविद्यालय में जाएं, अभी एक कमेटी बनी थी सत्र को नियमित करने की, मैं भी उस कमेटी में सदस्य था। मगध विश्वविद्यालय की जब एग्जामिन कर रहे थे हम लोग रिजल्ट का और परीक्षा का, हैरत आ रही थी उस मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर, उस मगध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और कंट्रोलर पर, कि कैसे विश्वविद्यालय चल रहा है। लगता है कि बिहार में कोई माई बाप उस उच्च शिक्षा का नहीं है। इस तरह की अव्यवस्था क्यों हो रही है मित्रों? कहीं ना कहीं हमको सजग होने की जरूरत है। और जब तक हम सजग नहीं होंगे तो पैसे वाले जो लोग हैं, अमीर तबके के जो लोग हैं, वो तो कहीं ना कहीं अपना एजुकेशन ले लेंगे। लेकिन हमारा तबका जो है अत्यंत पिछड़ा और जो दलित तबका है, गरीब तबका है, पिछड़े वर्ग के भी कुछ साथी हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। उसमें से भी कोई अंबेडकर बनेगा, कोई फूले बनेगा, कोई महात्मा गांधी बनेगा, कोई आइंस्टाइन बनेगा, आज कौन जानता है। लेकिन उसको आप अवसर नहीं दोगे तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। इसलिए उसको अवसर कैसे दें शिक्षा का, यह बात विचार करने का विषय है मित्रों। इसलिए जो भी छात्र इस अंबेडकर छात्रावास के या इससे पढ़े हुए निकले हुए जो छात्र हैं, उनको यह जिम्मेदारी बनती है, हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षा के स्तर को बेहतर बना सके। जितना बेहतर बनाएंगे उतना ही अंबेडकर के सपना को हम साकार करेंगे। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। हमारे वंचित तबके के लोग या बहुजन समाज के लोग आज जो उच्च पदों पर आसीन है, वह किनकी देन है? निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। और अगर बाबा साहब नहीं होते और बाबा साहब का यह संविधान नहीं होता तो आज पहले जो, आज से 100 साल पहले जो आपकी हालात थी, किसी ने कहा था कि मनुस्मृति हमारा संविधान था भारत का। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, आजादी के पहले काल तक वही मनुस्मृति से हम गवर्न होते, संचालित होते, और पुनः उसी मनुस्मृति में धकेलने की साजिश हो रही है। इसलिए आप तमाम नौजवानों को इसके लिए कमर कस के तैयार हो जाने की जरूरत है कि संविधान को हम जान दे करके भी बचाएंगे। चाहे जो भी शक्तियां हो, उस शक्तियों को परास्त करके बाबा साहब का जो संविधान है उसको हम कभी भी आंच नहीं आने देंगे। यह संकल्प के साथ जय बाबा भीम और जय फूले।